Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. So Sathology के कोर्सेज में साइन अप करिए और हमारे साथ जुड़िए। अब अंकित जी जुड़ चुके हैं। विदाउट डिले वेलकम डॉक्टर अंकित शाह। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अंकित जी, बहुत कुछ हो गया 2 हफ्ते में, बहुत कुछ हो गया। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ने तो पूरे दुनिया में भूकंप मचाया हुआ है। तो और एक बड़ा इंसिडेंट भी हुआ कि भारतीयों पे अटैक हुआ, टेम्पल्स को डीफ्रेमिंग, और एक दुखद घटना भी है कि 2 भारतीयों की डेथ भी हुई है, 2 हेट क्राइम्स में। सो अंकित जी, बताइए कि चल क्या रहा है पहले तो यूएसए में इस समय। अभी नहीं, अमेरिका से देखिए पूछ रहा हूँ, यूएसए में क्या चल रहा है? आप मुझे पूछे। नहीं, बहुत बड़ा क्राइसिस है ये। और अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यू भी चल रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प का और इवन स्कॉट बेसेंट का, तो दोनों ऐसी हिंट दे रहे हैं कि रिसेशन के लिए आपको रेडी रहना है। और लग ऐसा रहा है कि दोनों ने ये एग्री कर लिया है कि अगर स्टॉक मार्केट का क्रैश होता है तो होने दिया जाए। ठीक। तो स्कॉट बेसेंट ने इसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया है, डिटॉक्स, डिटॉक्स शब्द का इस्तेमाल किया है। तो पहले एआई का नाम देते थे, अब थोड़ा डिटॉक्स पे आए हैं। और अभी प्रेसिडेंट जी, डी चल ही रहा है, डीई। डी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बोल रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड है तो ऐसा तो होगा। ठीक है। और मीडिया जो है, जो हेडलाइंस दे रही है, वो लिख रहे हैं ट्रम्प कॉज्ड रिसेशन। मतलब कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि बाइडेन कॉज्ड रिसेशन, सब बोल रहे हैं ट्रम्प रिसेशन। तो तैयारी हो रही है उस क्राइसिस की जो हमने प्रेडिक्ट किया था। और एग्जैक्टली जैसे मैंने परसेंटेज 2 डिप्स बताए थे इस साल जो होने हैं, उसी की तैयारी चल रही है। और उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट भारतीय स्टॉक मार्केट में भी आएगा। और लेट्स सी, पूरा पूरा ईयर तो क्राइसिस का है, वो तो दैट इज वेरी क्लियर नाउ। और जिस प्रकार से शिकागो में पूरी रैली निकली है ट्रम्प और इलॉन के खिलाफ, तो मैंने बताया ही था कि नेक्स्ट ईयर इनका मिड टर्म इलेक्शन है। तो जिस प्रकार के डिसीजंस ले रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट पॉलिटिकली आता है। तो लेट्स सी। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो क्लियर अपने इंटरव्यू में बता रहे, इलॉन का नाम लेके बता रहे हैं कि ये बोल रहा है कि 50 60 70% वर्क फोर्स को निकाल दो। सो और फिर इलॉन ने रीट्वीट भी किया है उसको। तो इतना तो साफ है कि इलॉन मस्क के ऊपर डाला जा रहा है कि तुम्हारे डिसीजंस है ये। और कुछ खबरें ऐसी भी आई कि मार्को रूबियो और इलॉन मस्क के बीच चालू मीटिंग में ही तनातनी हो गई कि इतना फास्ट नहीं जाना है। और इलॉन मस्क ने पूछा कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में से कितनों को निकाला। तो और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प को इंटरवीन करना पड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन बहुत बड़ा क्राइसिस का पीरियड है, पूरा ले ऑफ होने वाला है, जो हमने बताया ही था। 3 साल से हम तो बता रहे थे कि 25 में ये होने वाला है। तो वी आर नॉट सरप्राइज्ड। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो 50 60 70% बोला, वो पहले ही हम 2022 में बता चुके हैं कि 2025 में 60% सैलरीज काटनी पड़ेगी। Correct. तो दैट इज वेयर इट इज हेडिंग टूवर्ड्स। तो And गाली all तो those पड़ती, गाली तो खाएंगे, जो and रिफॉर्म all करेगा वो गाली खाएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि इट्स नॉट इजी। भारत का भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखा है। लेकिन भारतीय जो लोग हैं वो अलग हैं, अमेरिकन लोग अलग हैं। तो दोनों में फ़र्क है। मतलब भारतीयों ने सब कुछ सह लिया, अमेरिकन का ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सब एज पे हैं, सारे के सारे एज पे हैं। एक एक बहुत सीरिया का डेवलपमेंट जो हमने देखा, सीरिया का, जो सीरिया में एक्सेसिव वायलेंस हुआ, वो भी वेस्ट ने ही बिठाया गवर्नमेंट को। ग्रेटर इज़राइल का प्लान था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट वेयर डिड दिस प्लान गो बैड नाउ? क्या हुआ इसमें? नो, मुझे नहीं लगता आदित्य जी द प्लान इज बैड और रॉन्ग और एनीथिंग।
ये है कि इट विल टेक सम इयर्स, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत हो जाता है। जैसे भारतीय रीजन में भी बातें तो चल रही है, जैसे नेपाल में वापस राजाशाही की कुछ डिमांड्स उठ रही है, भूटान की बातें चल रही है, म्यांमार में जो कुकीज और जोलैंड की बात चल रही है म्यांमार के आउटफिट्स के साथ, कि वहां पे अलग से रीजन बने उनकी डोमिनेंस वाला, कुकी चीन कम्युनिटी वाला, ट्राइब्स वाला। तो हर एक रीजन में जो प्रेपरेशंस ऑन है मैप की। सीरिया का स्पेसिफिक हमें ये समझना है कि जब से बशर अल असद गए हैं तब से जो केओस होना ही था, बिकॉज स्टेबिलिटी फैक्टर बोलो या जो भी बोलो, आपको पता ही है कि वेस्ट जब इंटरवीन करता है तो एक्चुअली जो डिक्टेटर को निकाला जाता है उसके बाद ज्यादा केओस होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ग्रेटर इसराइल का लग रहा है, जो उन्होंने मैप में भी दिखाया कि सीरिया का कुछ पोर्शन जो है वो ग्रेटर इसराइल की हद में जाएगा। तो ये जो अभी जो क्राइसिस के इवेंट्स हुए हैं स्पेसिफिक, जहां पे क्रिश्चियंस, अलावाइट और इन सबको मारा गया है, सीरिया में खून खराबा हुआ है, और बताया जा रहा है कि प्रो असद ग्रुप वाले जो हैं, उनके ये जो नई रिजीम आई है, जो बोला जा रहा है कि टेररिस्ट को पहना दिए सूट, जो भी है, तो वो इनको बचा नहीं पाई, क्रिश्चियंस, अलावाइट या जो भी बोलो उनको। तो थोड़े टाइम बाद इजराइल इंटरवीन करेगा इसमें। ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो जो लॉन्ग टर्म गोल है उसी हिसाब से जाएगा। एक पोर्शन जो है सीरिया का वो ग्रेटर इजराइल में जाना है, और वही डेस्टिनी है। तो केओस तो चलते ही रहता है, आपको पता ही है, वेस्ट एशिया रीजन ही ऐसा है जहां पे इंटरनल क्लैशेस इतनी चलती है रेडिकलिज्म की वजह से, और क्योंकि डोमिनेंट नंबर्स उनके पास है ऑन ग्राउंड, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो माइनॉरिटीज होंगी उनके साथ ये सब होता है, स्पेशली जब डायरेक्ट सपोर्ट कुछ नहीं होता। तो अगर आपको डायरेक्ट स्टेट सपोर्ट या ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर इजराइल जैसी गवर्नमेंट वेस्ट एशिया में चाहिए कि भाई वो आपका प्रोटेक्शन इंश्योर कर रही हो, तब जाके आपकी सिक्योरिटी का कुछ हो सकता है। सो दिस वाज एक्सपेक्टेड असद जाने के बाद। कल तो एक रिपोर्ट आया है जर्मन्स का, दर्शकों को शायद मालूम भी होगा कि F-35 में किल स्विच है, वो बंद कर सकते हैं उड़ते हुए। या एयरफोर्स का भी बात आया कि हमने देखा भी नहीं है अभी तक, एयरफोर्स चीफ ने बताया इंडिया टुडे कॉन्फ्रेंस में, हमने देखा भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट स्टडिंग इट। तो व्हाट डू यू सी? नहीं, देखें आदित्य जी, इतना साफ है कि अगर F-35 लेना पड़ रहा है किसी चीज के एक्सचेंज में या कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन के चलते, कुछ और मैटर के बारे में इसलिए F-35 लेने पड़ेंगे, तो मिनिमम कुछ यूनिट्स परचेज किए जाएंगे। ओके, मुझे नहीं लगता कि F-35 मेन स्टे बनने वाला है इंडियन एयरफोर्स का, ये मुझे नहीं लगता। ठीक है, किसी भी एंगल से हो सकता है कुछ नया उसके अंदर रिसर्च होके कुछ इंडियन वर्जन बाद में फ्यूचर में मैन्युफैक्चर हो। दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप जॉइंट प्रोडक्शन यूनिट भारत के अंदर सेट करते हैं तो हो सकता है कि इंडिया के लिए स्पेसिफिक बनाया जाए। बाकी ये वाले F-35 तो मुझे डाउटफुल लगता है। मैं एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो डॉलर बाद में डेप्रिसिएट होने वाला है, तो पैसे की तकलीफ की बात है ही नहीं इधर। ओके, द मैटर इज कि वो डिलीवर क्या करेगा F-35 उस कॉस्ट पे। तो वो डिलीवरी आई एम नॉट श्योर अबाउट, अब पता नहीं आया, मैं तुझे तो आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस, बट मैं इतना बताता हूँ कि जिस प्रकार से यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ पे कॉन्क्लेव में बात कर रहे थे कि हम तो सबसे बेस्ट टेस्ट, सबसे एडवांस्ड ये वो ग्रेट टेस्ट ये वो, मैंने लिखा उस पर ट्वीट कि एक भी वॉर तो जीते नहीं हो, ऐसा क्या टेक्नोलॉजी ये रिवर्स आउटकम देने वाला कौन सा टेक्नोलॉजी है? ठीक है, पैसों का गबन हो रहा है, आई नो इट ऑलरेडी, लेकिन कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए ना कि क्यों
आपकी टेक्नोलॉजी कोई लोग, स्पेशली एक तो ऑलरेडी ट्रस्ट फैक्टर का डेफिसिट है कि जब क्रिटिकल सप्लाईज की जरूरत होगी तो आप सैंक्शन की बातें करना शुरू कर दोगे। अभी तो नहीं है बाइडेन मतलब डेमोक्रेट्स, लेकिन डेमोक्रेट्स आते ही सैंक्शन की बातें शुरू कर देते हैं। करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, बट तो इन पे कौन ट्रस्ट करेगा इनकी सप्लाईज पे। ऊपर से वो हंसते हैं फ्रांस और रशिया की सप्लाईज के बारे में, वो हंस रहे थे। तो उनको थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के आना चाहिए कि 1971 में या हमारे जब क्राइसिस आता है तब कौन सपोर्ट में आता है। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के आओ। आपने तो बेड़े भेज दिए थे इधर 1971 में, है ना। तो आइजनहावर। हाँ, तो ये कोई हिस्ट्री यहाँ पे तो कोई नहीं भूला है, आप भूल गए होंगे। तो यूएस का ऑफर ऐसा होता है जिसमें ट्रस्ट का कोशेंट डाउटफुल रहता है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी रही है। यू हर वो देश के साथ। ऑलवेज सपोर्टिंग। हाँ, यू आर ऑलवेज सपोर्टिंग सपोर्टिंग द टेरर नेशन बाजू में। उसको सप्लाईज दिए तुमने, उसको डॉलर दिया, उसको इक्विपमेंट दिया। अब आज आके बोलते हो कि हमारे सप्लाईज को ट्रस्ट करो। ओके, सो वी वांट अ पार्टनरशिप, ऐसा नहीं है, वी आर लुकिंग फॉर वेस्टर्न पार्टनर्स स्पेशली इन डिफेंस। लेकिन आप कुछ ज्वाइंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात करो, कुछ ऑफसेट्स का यहाँ पे बात करो, कुछ यहाँ पे ग्लोबल वेयरहाउस बनाने का बात करो। ओके, तो पार्टनरशिप हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस दिन स्टेटमेंट दिया, उनके ऑफिस में से कुछ आया था कि ब्रिक्स का BRI में से आई में से इंडिया ये वो, और रशिया का इक्विपमेंट ना लो, दूसरे ही दिन साइन कर लिया इंडिया ने 250 मिलियन का डील। दूसरे ही दिन साइन कर दिया रशिया के साथ। इन, इनको बस अपना कचरा करवाने की आदत हो रखी है, बस और कुछ नहीं। तो नहीं, MEA एरोगेंस। बोलेगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो बोलता नहीं है, वो कर लेता है जो करना रहता है। सो ठीक है, बोलते रहने दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो यूके की हालत आप देख ही रहे हैं, कैसे जयशंकर जी को वहां पे हार्म करने की कोशिश हुई खालिस्तानी एलिमेंट्स के द्वारा। वही खालिस्तानी एलिमेंट्स जो यहाँ पे कैलिफोर्निया में मंदिर पे किए हैं ग्राफिटी और ये सब, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है ये सब। उस मंदिर पे तो दूसरी बार। जी बिल्कुल, तो ये जरूरी है कि इनको इनका डाउनग्रेड जरूरी है, इकोनॉमिक डाउनग्रेड। और इसीलिए मैं बोलता हूँ धीरे धीरे जो लीडर्स हैं वर्ल्ड के, वो बोलना शुरू कर देंगे रिजर्व करेंसी से धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते डोमिनेंट करेंसी, फिर इंपॉर्टेंट करेंसी, फिर ट्रेडिंग करेंसी, फिर न्यूट्रल करेंसी पे आ जाएंगे बोलते बोलते। तो पता ही लग जाएगा कि इसका स्टेटस जा चुका है। सो ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे नहीं लगता नेक्स्ट डिकेड में का तो कोई जीडीपी का फॉर्मूला ये वाला यूज होने वाला है, ना तो मुझे लगता है कि डॉलर टर्म्स में इकोनॉमी मेजर होने वाली है। तो साफ प्रेडिक्शन देता हूँ, नेक्स्ट डिकेड में कोई पूछेगा नहीं इनको डॉलर टर्म्स में, इनको जो बोलना है बोले। नहीं, वो एरोगेंस भी है कि मैं जो बोलूं वही सच है। अमिताभ बच्चन बने हुए हैं सबके सब, तो इट्स अमिताभ मूवी वाला अमिताभ बच्चन, रियल वाला नहीं। रियल वाला तो कुछ बोलता नहीं है। तो पहले डीप स्टेट तो सुन ले इनकी बातें, डीप स्टेट ही नहीं सुनता इनकी बातें। आपके हो चुके न्यूयॉर्क में वाइल्ड फायर हो चुका मार्च में, मार्च में अब वाइल्ड फायर होता है न्यूयॉर्क में। मुझे लास्ट टाइम पूछ रहे थे जब कैलिफोर्निया वाला प्रेडिक्शन दिया था, बोले नहीं कैलिफोर्निया में तो होते रहता है। अब मुझे बताओ न्यूयॉर्क में मार्च के महीने में कहां से वाइल्ड फायर होता है। इतनी ठंड में, तो ये और जो है उसके साथ ब्लैक रॉक एक ही दिन पहले ब्लैक रॉक बोलता है कि सारे एम्प्लॉयज निकल लो टेक्सास के लिए। सबको समझ आता है क्या चल रहा है। डोंट नो व्हाई एक्सपर्ट्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, या उनको पता नहीं चलता कि इसको इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। बट ये तो क्लियर हो चुका है कि न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया और शिकागो, आपको पता ही है, ये तीन तो हम पहले से 3 साल से बात कर रहे हैं कि क्योंकि एक आईटी कैपिटल है और एक फाइनेंस कैपिटल है, तो ये सोच के बैठे हैं कि कैसे भी करके इनको खराब करना है। नोबडी कैन स्टॉप दैट वंस डिसाइडेड, ना प्रेसिडेंट ट्रंप ना इलॉन मस्क, कोई नहीं। और आपने जिस प्रकार से देखा है कि जो डेट क्लॉक है आपकी नेशनल डेट क्लॉक, उसके अंदर इन्होंने ऐड कर दिया है ये डॉजी का सेविंग्स वाला पार्ट स्क्रीन पे। अब वो चना ममरा है, मतलब इतनी इतनी बड़ी
इनको ये भी नहीं पता कि इतने छोटे से क्या होने वाला है, तुम्हारा डेट कितना है। 8 ट्रिलियन का मैच्योर होने जा रहा है 6-8 महीने में। या तो तुम ये परसेंटेज पे रीफाइनेंस करोगे जो तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। तुम करोगे क्या, मुझे ये बताओ। सबको धमकी देते फिर रहे हो। क्या कनाडा ने सुना कुछ तुम्हारा? किसी ने सुना? तो इनके होश ही नहीं है। कुछ भी किसी को बोल देते हैं। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के बारे में, वी एक्सपोज्ड इंडिया। क्या एक्सपोज्ड इंडिया? तुम खुद रिजर्व करेंसी लेके घूम रहे हो और इक्विटेबल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बातें करते हो। तुमको रेसिप्रोकल टैरिफ चाहिए? इनको जरा जाके पूछो कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज रेट चाहिए क्या तुमको? चाहिए रेसिप्रोकल एक्सचेंज रेट? $1 1 रुपी कर लो, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ करते हैं। चलो आओ मैदान में, कैसे भारत के साथ कैसे कॉम्पीट करते हैं, चले देखें। है ना? रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हो ना, रेसिप्रोकल एक्सचेंज रेट की बात करो। तुम्हारी औकात है हमसे कॉम्पीट करने की, चले देखें। तो ये इनके जो एरोगेंस है, मैं बता रहा हूं आदित्य जी, ये रोने वाले हैं। ये जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, और जो बिटकॉइन रिजर्व करके ये जो व्हाइट हाउस में से अनाउंसमेंट आई है, अगर आपने किसी ने भी ओपन करके पढ़ा हो इसको, उसके अंदर साफ लिखा है कि जो बिटकॉइन जब्त होंगे, मतलब जब्त कब होते हैं बिटकॉइन? Forfeited, जब कुछ, forfeited. हाँ, जब कुछ क्राइम हुआ है। Correct. जब कुछ क्राइम हुआ है तब तो आपने बिटकॉइन जब्त किया ना। तो जो जब्त किए हुए बिटकॉइन है उसका रिजर्व बना रहे हैं डिजिटल एसेट में। ओके। तो अभी तक उन्होंने कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट अनाउंस नहीं की है बिटकॉइन की सरकार की तरफ से। वो बोल रहे हैं जब्त हुए वो बिटकॉइन हमारे रिजर्व में पड़े रहेंगे। तो इसको तो अनाउंस करने की भी क्या जरूरत थी? ये ये तो कॉमन सेंस है। अगर डॉलर में भी क्राइम होगा, अगर कोई क्राइम हुआ है तो डॉलर जब्ती होते हैं ना, तो इसको अनाउंस क्यों किया जा रहा है एज अ रिजर्व? तो ये जो मामू बनाने के तरीके हैं, आई डोंट थिंक कि ये चीट कॉइंस से आबरा का डाबरा, ये सब शॉर्टकट गिमिक्स हैं। फोर्ट नॉक्स में पता नहीं इनके गोल्ड है भी या नहीं है। अरेंज भी किया है तो कितना किया है, वी डोंट नो। ओके। सो मुझे नहीं लगता है कि इनसे कुछ हो पाना है ढंग का। इनफैक्ट कल तो न्यूज भी आ रहा था, किसी एक डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज निकाल दिए गए थे उनको वापस बुलाया जाए। तो इनको ये भी नहीं पता है कि कौन से निकालने हैं। ठीक है। तो बस आ गए हैं, डॉजी को एक्सेस दे दिया हर जगह। एटलीस्ट इतना अच्छा है कि वो विवेक को निकाल दिए टाइम पे। ओके। एटलीस्ट अपना कुछ तो बना लेगा, जो भी करियर, गवर्नर गवर्नर जो भी है, कुछ तो ट्राई करेगा। उसको यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला गाली पढ़ने के अलावा। ओके। और बड़ा बड़े स्मार्ट है प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो किसी को भी ढूंढ रहे हैं। इसकी वजह से मैं रिफॉर्म कर रहा हूँ। उस दिन भी व्हाइट हाउस में वो जो स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने साफ बोला कि कुछ भी गलत होता है तो मार्को रूबियो को पकड़ना है। आज न्यूज में बोल रहे हैं इलॉन मस्क निकाल रहा है लोगों को। ये ये क्या तरीका है गवर्नेंस का? हाँ। एक दिन मार्को रूबियो पे डाल दिए, दूसरे दिन इलॉन मस्क पे डाल दिए। क्लियर बोल रहे हो? यूएस कांग्रेस में खड़े हुए स्पीच में बोल रहे हैं, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग यू नो हु टू कैच। और सब ताली बजा रहे मार्को रूबियो की। पूरा कार्टून नेटवर्क इन्होंने बना लिया है पूरा। वो क्रॉस लगा के स्क्रीन पे आ रहे हैं। और फिर मुझे Let आर्ग्यूमेंट आती है, सर ये तो ऐश वेडनेसडे होता है कैथोलिक्स का। भाई ऐश वेडनेसडे होता है तो बाइडेन भी तो कैथोलिक थे। बाइडेन कैथोलिक नहीं थे? तो वो कब क्रॉस लगा के आ गए स्क्रीन पे? हमने तो नहीं देखा कभी। तो ये बस ऐसे ही आर्ग्यूमेंट देने के लिए आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। तो ये मुझे जितना साफ दिखाई दे रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प बिल्कुल माइंड नहीं करते स्टॉक मार्केट क्रैश को। जिसका साफ मतलब है कि जो लोग भी आपको यूएस स्टॉक्स में या वहां इन्वेस्ट करने की बातें कर रहे हैं यूएस के अंदर, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। ओके। फंसोगे, क्योंकि इनकी तैयारी है। देखिए इनके पास चार ही चीजें हैं। एक गोल्ड है, एक रियल एस्टेट है, एक बिटकॉइन और क्रिप्टोज हैं, और दूसरा स्टॉक मार्केट है। ये चार चीजें हैं। ओके। रेट कट्स इनको करने के हैं।
मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है तो डॉलर नीचे ले जाने का है। ओके, गोल्ड नीचे जाने नहीं वाला क्योंकि उसमें डी डॉलराइजेशन रियल वाला चल रहा है। ओके, क्रिप्टोज में ये आबरा का डाबरा थोड़ा कर सकते हैं, और दूसरा स्टॉक मार्केट है, तो साफ नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट ही गिरेगा, राइट। और कहीं जगह बची नहीं है ना। हाउसिंग क्रैश भी आप किस हद तक ले जाओगे। एक है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डोनाल्ड ट्रंप की, जो वोट बैंक, जिन्होंने खास वोट दिया है क्योंकि वो अब घर परचेज नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली यंगस्टर्स, यंग जनरेशन वाले। तो वो एक उनका वोट बैंक है कि उनके लिए वो चाहेंगे कि हाउसिंग क्रैश हो। ओके, बट हर एक चीज की लिमिट होएगी ना, कितना परसेंटेज हाउसिंग क्रैश करोगे। कैलिफोर्निया में कर लिया, न्यूयॉर्क में कर लिया, व्हाट परसेंटेज। उसके बाद स्टॉक मार्केट तो गिरेगा, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसे 2 डिप्स आनी है इसी साल, और फिर उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में जाएगा। और आदित्य जी, इनके पास ज्यादा ऑप्शन एक्चुअली बचा ही नहीं। मैं साफ बता रहा हूँ, बहुत खराब हाल है। फेडरल गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स इन्होंने सेल पे डाले हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, एसेट कौन डालता है सेल पे। चलो एक्सपेंसेस मुझे समझ आता है कि आपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज रखे थे तो आपने फायर कर दिए, बट गवर्नमेंट के एसेट कौन बेचता है। मतलब कितना प्रॉब्लम होगा सीरियस, तब जाके आप गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट एसेट ऐसे थोड़ी है कि कल को वापस परचेस कर लिए। सीवियर क्राइसिस, ये कोई हल्के में ना लें इसको। जब इतने लोग ले ऑफ होंगे तब रास्ते पे कैसे बिहेव करने वाले हैं, तो टेक इट सीरियसली। और ये जो अभी हमारी ओर से नेगोशिएशन चल रहा है, पीयूष गोयल जी आए थे कुछ दिनों के लिए, और टैरिफ्स के ऊपर बातें चल रही, क्योंकि 2 अप्रैल से टैरिफ जा रहा है, इफेक्टिव हो रहा है। ओके, तो अब इसके अंदर सेक्टर वाइज मैचिंग हो रहा है कि क्या करना है। हमारे इतने इतने प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस में आ रहे हैं, इसके सामने आप इतने प्रोडक्ट्स, आपका भी जीरो टैरिफ मिलेगा, हमको भी मिलेगा जीरो टैरिफ। दिस इज व्हाट इंडिया इज डिमांडिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके होश भी ठिकाने हैं नेगोशिएट करने को। कल को कुछ मान के भी ये लोग मुकर जाएंगे। सो आई डोंट ट्रस्ट दिस गाइस, अगर डील कुछ फाइनल भी होती है तो। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, कि पूरा केओस में जा रहा है, क्योंकि 50 साल के जो मजे किए हैं उसकी भरपाई का पीरियड आ रहा है। जो करेंसी छाप छाप के जो मजे किए हैं, उसका आउटकम अब झेलने का है। और फिर कौन बोलेगा, सिटीजन्स को बताएं कैसे कि अब वो गरीब हो चुके हैं। वो कौन सी लैंग्वेज में बताएंगे। बार बार ब्रिक्स और डी डॉलराइजेशन, अरे भाई, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला, उसके दूसरे दिन ब्राजील ने डेट्स अनाउंस कर दी ब्रिक्स में। अरे भाई, बताते क्यों नहीं हो तुम भाई। टोटली उल्टा बोल रहे हो। कनाडा पे आपने टैरिफ डाला, तुरंत साथ में चाइना ने ठोक दिया टैरिफ कनाडा को। हाँ, वो क्यों होगा? भाई बता तो रहा हूँ, दोनों साथ ही में चल रहे हैं। कोई रीजन सारे नहीं साथ, था उसका? नहीं, यूएस रशिया इंडिया चाइना चारों साथ ही चल रहे हैं डी डॉलराइजेशन की स्क्रिप्ट में। तो जाहिर सी बात है, यूएस ठोकेगा टैरिफ तो चाइना क्यों पीछे रह जाए। उसने भी कनाडा को ठोक दी। तो अच्छा है चाइनीज बच गए रेप सीड ऑयल से, वो कनोला ऑयल है। उसको कभी मत खाना कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल खाओ, घी खाओ, बट नो अभी कनोला ऑयल। नए अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ट्रूडो की जगह, एंड टोटली डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, डीप स्टेट वाली। क्योंकि ये सारे जो सेंट्रल बैंक्स में वर्क कर चुके हैं, लंदन में और कनाडा में भी, ठीक है, डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से उठा के यहाँ प्राइम मिनिस्टर बना दिए इनको। क्लियर दिखाई देता है कि डीप स्टेट का स्क्रिप्ट है, राइट। क्योंकि जिनको सेंट्रल बैंक्स का वर्किंग आता है, उसी को लेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस इजीली कर पाएंगे सेंट्रल बैंक्स को उस कंट्री में। तो डीप स्टेट की अपॉइंटमेंट है ट्रूडो। ट्रूडो की जगह ये जो नया है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। बहुत बुरा हाल है आदित्य जी, बहुत बुरा। इनफैक्ट जब लोगों को पता लगेगा कि पेपर गोल्ड
जो है वो चेस करना शुरू करेगा जब फिजिकल गोल्ड को, तब जाके सबको समझ आएगा कि डी डॉलराइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है। नेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब ये इतिहास रहा है। वो एक सियुक्स ट्राइब के चीफ का एक वर्ड्स थे पहले के कि यू हैव सोल्ड अस दीज पेपर्स फॉर आवर लैंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज पेपर्स। नोट्स की बात होती है, ब्रिटिश नोट्स के उस समय। तो ये सेम केस हुआ है अभी कि मोर पेपर गोल्ड हैज बीन सोल्ड देन द एक्चुअल गोल्ड इज देयर। तो ये डॉलर को सरवाइव करने के लिए गिमिक था ना, 40 साल 50 साल आपने गोल्ड और सिल्वर को आर्टिफिशियली नीचे रखा डॉलर को सरवाइव करने के लिए। कुछ रिटर्न दिया ही नहीं कि लोग टेम्प्ट हो के परचेस करें, राइट। अगर सेंट्रल बैंक्स थोड़ा थोड़ा भी एक्यूमुलेट कर लेती तो इजीली डी डॉलराइजेशन हो जाता। तो जानबूझ के उन्होंने दिया ही नहीं गोल्ड और सिल्वर में रिटर्न्स उस हिसाब से। लेकिन जब से समझ में आ रहा है, सबने स्टार्ट कर दिया डी डॉलराइजेशन का 2016 से। हमारे तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 से आई थी, तो वो फेल होते ही फिर ब्रिक्स प्लस ने शुरू कर दिया कलेक्ट करना। तो डी डॉलराइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अब लोगों को नहीं पता। सो व्हेन द क्राइसिस हिट्स तब जाके पता लगेगा। और आपको याद होगा लास्ट ईयर जब डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स दोनों मिलके साइन किए थे, आपको पता है, रेजोल्यूशन सीबीडीसी को बैन करने का, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और प्रेसिडेंट ट्रंप आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, नो सीबीडीसी, आई एम बैनिंग द सीबीडीसी। हाँ, अभी दोनों न्यूज आ चुके हैं, यूरोपियन यूनियन और इजराइल दोनों का, दोनों सेकेंड फेज पे जा रहे हैं डिजिटल करेंसी के लिए। और ये तो पता लग ही गया कि बिटकॉइन रिजर्व की खाली बात करी उन्होंने। एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले दिन से, प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हाँ हम 5 बिलियन परचेस कर रहे हैं, 10 बिलियन परचेस कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, राइट। लोगों को करा दिया आपने बिटकॉइन में ले जाके, खुद करे नहीं। चिट कॉइन्स अपने निकाल के पहले अपना पैसा निकाल लिया आपने कैंपेनिंग का, ट्रंप कॉइन और मेलानिया कॉइन निकाल के। तो आई थिंक आदित्य जी, इवेंचुअली जो स्कॉट बेसेंट जो हैं, जो जॉर्ज सोरोस के प्रोटीज माने जाते हैं, जो पाउंड को बर्बाद करने के लिए फेमस हैं, ये अपना काम करेंगे। दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक। क्योंकि उस दिन भी मैं जब वीडियो देख रहा था बाजू में बैठे थे, अब बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि ट्रंप को पता ही नहीं कुछ, स्कॉट इज रनिंग द शो। तो बैड टाइम्स। चलिए भारत पे आते हैं और दर्शकों को थोड़ा अच्छा सा पिक्चर एक दिखाता हूँ मैं। So this is the picture you see on the top of both of us. ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है, पुराना 1559 का पिक्चर है, 1559 का पिक्चर है। सो तब भी था। तो लोग जो बोलते हैं इस्लामिक अटैक हुआ था, वो सब तो हिस्ट्री है पूरा। अच्छा, अब बताइए भारत का, अब हम देख रहे हैं कि भारत का रिएक्शन तो काफी मेजर्ड है, और कुछ लोग एलेज भी कर रहे हैं कि सब कुछ मिक्स अप किया गया यूएस के साथ, और आप तो पहले से बोल रहे हैं कि इसे कंबाइंड स्क्रिप्ट, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। तो व्हाट डू यू सी इज गोइंग ऑन इन द केस ऑफ इंडिया, कि ये जो टैरिफ लग रहे हैं, और भारतीयों को बोलते हो लोग रॉयल एनफील्ड नहीं छोड़ने वाले, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो। रॉयल एनफील्ड इज ए हिट ब्रांड। जी नहीं, देखें आदित्य जी, भारत का जहां तक पॉलिसी है, तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका नहीं रहेगा। ये तो हमारा कभी स्टैंड था ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो जब वहां ब्रिक्स समिट में भी बात करी थी कि बिना वेस्ट के तो आप वर्ल्ड नहीं चलने वाला है। तो आप ये सोच के ना बैठे कि ब्रिक्स में इनवाइट नहीं मिला है तो वेस्ट दूसरे प्लेनेट पे चला गया, ये तो नहीं होने वाला। और रशिया टुडे पे भी मैं जब जितनी भी बार जाता हूँ तो उनको मैं वही पॉइंट एड्रेस करता हूँ कि भारत बनेगा ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, और वेस्ट को हम साथ में लेके चलेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड में। तो डॉलर को टारगेट करने का तो कभी ये था ही नहीं। ये है अग्रीमेंट कि यूनिपोलर वर्ल्ड को क्लोज करना है, तो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। आप जाके दूसरा जो यूनिपोलर हेजीमोनी वाला जो चला रहे थे इतने सालों से, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मल्टीपोलैरिटी के लिए अगर प्रेसिडेंट ट्रंप मान जाते हैं, जो उन्होंने मार्को रूबियो की स्पीच में भी आ गया था,
और अब तो जयशंकर जी ने एक्नॉलेज कर दिया कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं जो भारत के हित में है। तो हम तो हमेशा इसके सपोर्ट में रहे। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि स्विफ्ट के एम्प्टी मैसेजेस, एम्प्टी फॉर्मेट वाले मैसेजेस की लास्ट डेट 2025 की है। ओके, तो जब वो चला जाता है उसके बाद तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं नहीं है। स्विफ्ट में ऑपरेट नहीं। उसके बाद तो स्विफ्ट को भी डॉलर को इंक्लूड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी नहीं थी। ओके, ये तो आप सैंक्शन लगा के बैठे थे ना, तो आप उठाओ रशिया से सैंक्शन, राइट। रशिया को आने दो मल्टीपोलर वर्ल्ड में, आप हटाओ सैंक्शंस जहां जहां लगाए हो, और लेट देयर बी अ फेयर प्ले। आप अपने रीजन में फेयर प्ले करो, हम हमारे रीजन में फेयर प्ले करेंगे। कल आपने देख ही लिया चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ। तो बिना पाकिस्तान की धरती पे गए उनसे होस्ट करवा के फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक कर ली। तो हम हमारे रीजन में खेलेंगे, आप आपके रीजन में खेलो जितना खेल सकते हो। तो ये है, भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम नहीं कह रहे कि बिना डॉलर का वर्ल्ड हो, हम ये कह रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, ठीक, जिसमें इंडियन रुपी का भी वेटेज रहेगा, युआन का भी रहेगा, रूबल का भी रहे। तो वो 400 साल का तो भूल जाओ आप, सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, दैट कैन नॉट हैपन एनी मोर। तो आप आईएमएफ, नाटो, वर्ल्ड बैंक जो भी है, हर जगह डी डॉलराइज करना पड़ेगा, हर एक इंस्टीट्यूशन को डी डॉलराइज करना पड़ेगा। अब आप यूनाइटेड नेशन में 25% बजट डॉलर का सप्लाई करके दादागिरी वहां नहीं कर सकते। अगर आपको मल्टीपोलैरिटी करनी है तो हर जगह स्थापित होगी। भारत सपोर्ट करेगा, भारत की पॉलिसी है मल्टीपोलैरिटी की, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप अब वो सिंगुलर वर्ल्ड नहीं चला सकते ना, आप पोजीशन में है। आज आपका चाइनीज सप्लाई आपका आधा पूरा डिफेंस को खा चुका है, सारा सप्लाई चाइना से हो रहा है। अब तुम रिजर्व करेंसी स्टेटस कंटिन्यू रखोगे तो पूरा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर चाइना खा जाएगा। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो आप रिजर्व करेंसी स्टेटस चालू रखो और चाइना तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी पूरा कब्जा कर ले, राइट, या तो रिजर्व करेंसी स्टेटस बंद करो, लेट मल्टीपोलैरिटी ग्रो, तो तुम खुद मैन्युफैक्चर करो तुम्हारा क्रिटिकल सप्लाईज। दो में से एक ही हो सकता है। आज उस पोजीशन पे आपने चाइना को पहुंचा दिया है डॉलर छाप छाप के, कि आप एक चीज अपनी खुद की नहीं बना सकते। तो यू आर टू ब्लेम ना, तुमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग उनको टेक सेट करके दिया, ट्रेन करके दिया, सारा चोरी करने दिया टेक्नोलॉजी। अब आज उस कगार पे पहुंच चुके हो कि तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी में पूरा घुस चुका है वो, सारी सप्लाईज आपकी चल ही नहीं सकती बिना चाइना के। इनफैक्ट आपका तो यूरेनियम भी रशिया से आता था अभी तक। ओके, तो कितना बेवकूफ बनाओगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर लोगों को बेवकूफ बनाना। तो बताओ ना लोगों को कि अभी तक यूरेनियम रशिया से आ रहा था, जरा बताओ ना। अभी भी आ रहा है, ऐसे खत्म नहीं हुआ है वो। अच्छा, 30% ऑफ F-35 और जितने भी प्लेन्स हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि वो चाइना से आता है, तो उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट देना ही पड़ेगा, डिजाइन देना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे बनाएगा वो आपके पार्ट्स। तो फिर बोलते हैं कि स्पाई उसने चाइना ने चोरी किया, चोरी नहीं किया, ऑफिशियली आपने दिया है उसको। अगर उसको आपको नट बोल्ट का साइज देना है तो ब्लूप्रिंट तो देना ही पड़ेगा ना, कैसे फिट करेगा वो। नहीं, बस आपके पास दो ही ऑप्शन है, या आप रिजर्व करेंसी स्टेटस कंटिन्यू रखोगे और चाइना तुम्हारा पूरा नेशनल सिक्योरिटी खा जाएगा 5 साल के अंदर, 5 ही साल में पूरा नेशनल सिक्योरिटी आपका चाइना देखेगा। उस पोजीशन पे आप आ चुके हो, या आप रिजर्व करेंसी स्टेटस बंद करो और खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करो, दो में से एक। तुलसी कबाड़ ने बोला था, तुलसी कबाड़ ने बोला था कि इंटरनल सिक्योरिटी, हमारा नेशनल सिक्योरिटी हैज बिकम ए बज वर्ड ऑफ साइलेंसिंग पीपल। तुलसी कबाड़ के शब्द हैं ये। अभी नेशनल सिक्योरिटी बोल के अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसके बाद सीधा जेल है सबको। आप सो देखो ना, काश पटेल खुद सिक्योरिटी मांग रहे हैं। बताया था, मैंने बताया था ना, उसी दिन ट्वीट कर दिया था मैंने, बी सेफ। वो बोल रहा है एफबीआई पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये तो लीक हो जाता है ना, ये इंफॉर्मेशन थोड़ी छुपा रहता है, राइट, लीक हो ही जाता है।
जब आप बोल रहे हो कि एफबीआई के बॉडीगार्ड्स नहीं चलेंगे, मुझे अलग चाहिए, खुद एफबीआई डायरेक्टर होके, व्हाट डज इट प्रूव? आपको पता ही होगा 2 साल पहले मैंने सत्योलॉजी पे ये डिस्कशन किया हुआ है कि करेक्ट। अमेरिका का एक भी इंस्टीट्यूशन जो काम करना चाहिए वो तो कर ही नहीं रहा है, कुछ उल्टा ही काम कर रहा है। ये हाल है। एफबीआई का डायरेक्टर खुद बोल रहा है कि दूसरे बॉडीगार्ड्स चाहिए उसको। ये काम कहां से करेगा? मुझे बताओ। गवर्नेंस नाम की कोई चीज दिखती नहीं है। अभी यूएस एड का फंक्शन कुछ और था, उसका काम कुछ और हुआ। और कॉमर्स सेक्रेटरी का काम, कॉमर्स का कुछ और काम है, वो कुछ और हो रहा है। ट्रेजरी कुछ और करना चाहती है, कुछ और कर रही है। कुछ और ही चल रहा है। तो कुछ और ही चल। स्कॉट बेसेंट जाके वहां यूक्रेन में जाके मिनरल्स की डील कंपनीज के बिहाफ पे साइन कर रहा है। करेक्ट, लुक एट दैट। तो तुम यूएस सेक्रेटरी काहे के हो? तुम कंपनी का वो पहन लो ना, टैग ब्रांड पहन लो, फिर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पनामा कैनल में भी यही हुआ। मैंने इसीलिए इसको अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन बोला कि इट्स एन इकोनॉमिक यूनियन। वो पनामा कोई अमेरिका के उसमें ऐड नहीं हो रहा है मैप में। तो कंपनी को हैंड ओवर, ब्लैक रॉक ने ले लिए दोनों दोनों साइड के पोर्ट्स, पनामा वाले। मैंने तो उसी दिन बोला था कि ये बेवकूफ बना रहे, डीप स्टेट को क्या एलिमिनेट करेंगे, ये तो फंड कर रहे हैं उनको, उन्हीं को फंड कर रहे हैं, वही चला रहे हैं गवर्नमेंट। तो पनामा कैनल अमेरिका को मिला क्या? ब्लैक रॉक को मिला। भारतीय एनालिस्ट इलेक्शन से पहले बहुत उछल रहे थे कि डीप स्टेट चला गया। अब वो सब कंफ्यूजन को बोल के बंद है सब। बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, हेडलाइन जो बोलती रहती रिपीट करते रहते हैं बेचारे। चर्च ऑफ इंग्लैंड पता ही, याद रखना तुम लोग। दे हैव नो क्लू, दे हैव नो क्लू। एक मेरे को एक भारतीय, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेडिसिन के ऊपर बहुत बात हो रही है। ये हम लोगों के बीच में है। लेट मी जस्ट मेक इट बिगर। की डायबिटीज टू कॉस्ट अप टू 10%, 90% लेस इन ए फ्यू डेज। तो ये, आप तो अहमदाबाद से ही हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल में। हाँ, तो हाँ। ये जो वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर इतना डिपेंडेंस है, और इग्नोरेंस ऑफ इंडियन आयुष मिनिस्ट्रीज गाइडलाइंस आल्सो। तो क्या ये चल रहा है, गेम क्या है इंडिया में? क्योंकि इंश्योरेंस तो आपने भी अपोज किया था, बहुत इंश्योरेंस नहीं आना चाहिए सिस्टम। और मैं फार्मास्यूटिकल में देख रहा हूँ कि दे आर एडिक्ट, मतलब फोर्सिबली एडिक्टिंग पीपल इन फॉरेन बेस्ड फॉर्मुलेशंस, ऐसा लग रहा है मुझे। हम्म। आपको व्हाट देखिए इज दिस? देखिए, फार्मा और इंश्योरेंस का ऊपर के लेवल पे टाई अप रहता है हर एक कंट्रीज में, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज ऑपरेट ही उस हिसाब से करती हैं कि पहले क्राइसिस क्रिएट करो और फिर इनकम होती है, क्योंकि कंपनी फॉर्मेट ऑपरेट ही वैसे करता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये जो जितनी भी क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं स्पेसिफिक, जो मास लेवल पे हम देखते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब, ये ना सिर्फ डाइटरी रीजनिंग की वजह से है, इसका कुछ क्रॉप सीड्स और फूड इनटेक से भी इसका कनेक्शन है। तो जहां तक भारतीय मेडिसिन का सवाल है, जो स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स में एक्सपर्टीज रखती है फार्मा इंडस्ट्री, जहाँ पे अहमदाबाद तो माना जाता है उसके लिए सप्लायर। तो यहाँ पे क्रिटिकल इनोवेशंस होते हैं फार्मा लेवल पे, बहुत। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री का इस पर फोकस है कि आप जेनेरिक ड्रग्स में ज्यादा जाएं कंपेयर टू जो फॉर्मुलेशंस वेस्ट से आते हैं, जो स्पेसिफिक अंदर कंपाउंड्स ऐड करने को बोलते हैं चीजें, जिसकी वजह से आपको पता है कि कॉस्ट कहाँ जाता है उसका। एक वो गुडविल और जो ब्रांड नेम होता है उसका कॉस्टिंग अलग से ऐड होता है, एपीआई के पेटेंट्स और वो सब एक्सपेंसेस के साथ। तो प्रधानमंत्री जी का फोकस यहाँ पे जेनेरिक ड्रग्स पे रहता है, लेकिन इवेंचुअली साथ में वो आयुष को भी पुश कर रहे हैं। तो आयुष रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हैं उनको भी पुश किया जा रहा है यहाँ पे लोकल लेवल पे। और डब्ल्यूएचओ का और यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड कुछ संस्थाएं हैं जो यहाँ पे स्टार्ट हुई, जो आयुष पे अब फोकस करने जा रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल इस पर स्ट्रेस किया है कि ऑल्टरनेट मेडिसिन में क्या किया जा सकता है, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन का भाग है। जो प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण हैं उसमें से एक डीकोलोनाइजेशन है। तो डीकोलोनाइजेशन में ग्लोबल हेल्थ केयर को भी तो डीकोलोनाइज करना है हमने, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग किस प्रकार से, अभी हम बिल गेट्स का देख रहे थे कि वो मॉस्किटोज बना रहे हैं जो वैक्सीन आपको काट के वैक्सीन देगा।
मतलब ऐसे मच्छर बनाने की क्या जरूरत है? मतलब इतने असुर बुद्धि वाले लोग हैं आदित्य जी, कि अब इनके, ये कितना रिस्की है। मतलब वेस्ट में कोई रह कैसे सकता है इन पागलों के साथ? मतलब आप सोच के देखो। मेरे को आपसे जीडीपी पे भी थोड़ा पूछना है, क्योंकि अगर हम किसी देश की पॉपुलेशन, अभी 350 मिलियन तो अमेरिका की पॉपुलेशन मुझे लगती नहीं है, पता नहीं क्यों। तो वो भी नंबर कुछ अलग ही है, कुछ और ही नंबर है कि जी हाउ मच कैन 200 मिलियन पीपल कंज्यूम। नहीं देखें, नहीं देखें, एक्सपेंसेस जो हैं सारे ब्लोटेड हैं बिकॉज ऑफ रिजर्व करेंसी स्टेटस। उसकी वजह से सारे नंबर्स ब्लोटेड हैं। तभी इनके समझ नहीं आ रही कि सबको नीचे के लेवल पे कैसे लाया जाए। ओके, तब जाके वो प्रोडक्टिविटी आएगी जहां पे मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाए अमेरिकन सिटीजन्स उस प्राइस पॉइंट पे। जब तक नंबर्स नीचे नहीं आ जाते तब तक वो होएगा नहीं। अब एक होता है कि भाई आप एब्सोल्यूट टर्म्स पे नंबर नीचे लाएंगे, दूसरा होता है रिलेटिव इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द डॉलर इंटरनली विद इन अमेरिका। तो ये करना कोई छोटी बात नहीं है। आई डोंट नो कि इनकी इकोनॉमिक टीम ये कर भी पाएगी या कैसे करेगी। तो आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस टीम। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे एक्स पे चला रहे हैं गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है ना। स्ट्रेटेजिक विजन वाले लोग एक्स पे नहीं चलाते गवर्नमेंट। ये तो शोशा है, मतलब इलेक्शन मोड में रहने का तरीका है। दिस इज नॉट हाउ सीरियस गवर्नमेंट्स फंक्शन। ओके, तो ठीक है, आपको एक्स के प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है, मे बी एज अ ग्लोबल नेशनल स्ट्रेटेजी। लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे टू रन अ गवर्नमेंट। मतलब अगर आपके पास स्ट्रेटेजीज है तो आप ऐसे एक्स पे नहीं पूछते इसको अपॉइंट करूं या ना करूं। ऐसे नहीं होता है। तो इट्स वेरी ये हिलेरियस। तो एक्स ने रिप्ले जीडीपी के बहुत बड़े चंक्स गायब होने वाले हैं। उसकी आप तैयारी रखें। अब तो इलॉन मस्क खुद बोल दिया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऐसे ही घुसा दिया है फॉर्मूला में। रिजर्व करेंसी स्टेटस था उसी वजह से ना, वरना क्यों रेवेन्यू आइटम कैसे आ जाता है जीडीपी में? आप कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम के साथ कैसे ऐड कर रहे हो? राइट, पहले ही बता दिए थे। मैं तो 3 साल से बोल रहा था कि रॉन्ग है फॉर्मूला जीडीपी का। 11 साल का कॉमर्स का बच्चा बता देगा। तो नहीं, लेकिन सारे चला रहे हैं, आईएमएफ से लेके वर्ल्ड बैंक से लेके सब चला रहे हैं। अब इलॉन मस्क बोल रहा है गलत है। अब स्कॉट बेसेंट भी बोल रहा है गलत है, क्योंकि अब वो स्टेटस उनको पता है, रिजर्व करेंसी का स्टेटस जा रहा है। तो अब पता लग गया उनको कि अब फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो अब जब वेस्ट से बोल रहे हैं तो अब हमारे वाले मानेंगे कि हाँ जीडीपी रॉन्ग है। तब तक तो मानने वाले थे नहीं ना। जब अंकित शाह बोलेगा तो थोड़ी मानेंगे। तो इन अगर हम भारत का देखें कि जो कॉलोनाइजेशन जो इतना डीप रूटेड है, इस हम लोग को दिखता है कि हम लोग गीता की वजह से बचे हुए हैं, भगवत गीता की वजह से, इसलिए दिखता है। उसमें तो बड़ा, अभी तो स्पेस पे भी बहुत जबरदस्त डीकोलोनाइजेशन की बात होने वाली है, क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्शन देते हैं पृथ्वी का और स्पेस का, टोटली रॉन्ग है वो। हमारे ग्रंथों से मैच ही नहीं करता, पुराणों से। और हमारे ग्रंथ ऐसे हैं कि आप खुली आंख से देख सकते हैं कि जो बोल रहे हैं। इन लोगों का लॉजिक ऐसा आप खुली आंख से नहीं देख सकते, आपको फील करना पड़ेगा। तो फीलिंग का बात नहीं होता है साइंस में। साइंस में यू कैन सी थिंग्स। तो where do you think the decolonization will begin in the Indian science also, जो कि so out of the way है इस समय as compared to the western science? Out of the way means ओरिजिनल वाली हमारी जो साइंस है दैट इज एक्यूरेट। देखिए आदित्य जी, अभी ये डिसऑर्डर वाला पीरियड है। डिसऑर्डर वाला पीरियड जाने के बाद जब ये सारी मान्यताएं ध्वस्त हो जाएंगी जो पुरानी चल रही है वेस्टर्न टेम्पलेट वाले, जब ये ध्वस्त दो होती हुई दिखेगी, तब जाके भारतीय जो कॉमन सिटीजन है वो भी अपनी आंखें खोल पाएगा कि मे बी वी हैव टू लुक टुवर्ड्स इनसाइड। राइट, हमारे ही एंशंट स्ट्रक्चर पे जाके फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इनका तो ये शॉर्ट टाइम में कोलैप्स होने ही वाला था, क्योंकि सारा वन लाइफ बेस्ड है। वन लाइफ जितना ही वो टिकेगा उससे ज्यादा उसको पता ही नहीं है कि कैसे टिकना है। तो वो तो बचना ही नहीं था, जितना भी इन्होंने बना रखा है टेम्पलेट। तो आई एम मोर देन क्लियर कि 2040 के बाद वो वक्त आने वाला है, 2040 के आसपास,
जब भारतीय देसी गाय को रखना ही एलीट माना जाएगा कि आपके पास कितनी है, कौन सी ब्रीड की है। ओके। और वही फार्मिंग, अब तो ट्रम्प भी फार्मिंग की बातें करने लग गए हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी बोल रहे हैं। अच्छा, हार्वर्ड के प्रोफेसर अब बता रहे हैं कि प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि स्किल सीखो, टेक्नोलॉजी साइड पे रखो, स्किल सीखो, ये बोल रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि जब कंपनीज हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके एम्प्लॉयज को निकाल देगी, तो एम्प्लॉयज एज अ कंज्यूमर कंपनी का प्रोडक्ट क्यों कंज्यूम करेगा? आप सोच के देखो ना, जो कंपनी मुझे जॉब नहीं दे रही है, मेरे पैसे इन्वेस्ट करा के फंसा के टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करके प्रोडक्ट बना रही है, उसके प्रोडक्ट मैं क्यों कंज्यूम करूं? क्यों करूं? सो इवेंचुअली यही है, स्किल बेस पे जाएगा सब वापस। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, ओके। जी। और एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बात बोला, क्योंकि अभी मैं देख रहा था मार्केट के प्राइसेस जो चल रहे हैं अमेरिका में। ऑर्डिनरी लोग तो खाना भी नहीं खा सकते, उनको वो बकवास फूड ही खाना पड़ेगा जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता। उसमें भी क्या डालते हैं, उसमें क्या नहीं डालते हैं, यू डोंट इवन नो। कि अगर गलती से भी कुछ कहीं पे मैं बाहर खा लिया वेजिटेरियन में, उसमें भी मेरा पेट खराब हो जाता है। दैट इज अ कंडीशन ऑफ अमेरिका टुडे। पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ ठीक था। अभी लास्ट 20 ईयर तो डाउन हुआ। लास्ट टाइम आई आस्क्ड was IT employees must do in D-West, how will they learn new skill and decent money to support family? नहीं, देखें, इस पर तो मैंने आई थिंक पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि आपको क्लाइंट्स डाइवर्सिफाई करने हैं, और मल्टीपल स्किल्स अगर आप ले सकें जो 2-3 जॉब रोल के लिए आपको एलिजिबल कर दें, तो दैट विल आल्सो हेल्प। तो अगर आपकी कंपनी क्लाइंट्स डाइवर्सिफाई करके वेस्ट एशिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, ऊपर रशिया, वैसे क्लाइंट्स बनाती है, तो दैट विल हेल्प। नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि हाफ लाइफ मैंने आईटी में दे दिया है, कि न्यू लर्न कैसे करेंगे। अरे भाई, आलू टमाटर उगाओ यार, तो टू सपोर्ट नहीं, फैमिली। वो सेक्टर्स में आप टेक स्किल्स का क्या कर सकते हो, वो आप चेक करें। चेक करो। सीधा सीधा बताओ इंडियन मार्केट और कितना गिरेगा फ्रॉम करंट लेवल। ऑलरेडी बता चुके हैं। सो 15 to 35% मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर ही बता चुका हूँ। सो हाँ। फ्रॉम द December 24 लेवल ऑलरेडी बता चुका हूँ। Fired without notice, even manager wasn't informed. Adam, thank you, Akash Roy ji. Modi ji chooses correct persons. He's very insightful. Anurag enjoys time with Afridi, and BJP Australian chief is. We don't know those things. Thank you for becoming member. देखिए आकाश रॉय जी, पब्लिक इवेंट्स में किसी को पता नहीं रहता है कि बाजू में कौन आके खड़ा है, आप कहाँ जाके खड़े हो गए। नोबडी केयर्स। ओके, पब्लिक इवेंट में देयर इज अ मास, देयर इज अ ग्रुप्स। ओके, अगर आप आफरीदी के साथ बैठे हो तो मोदी जी भी तो बैठते हैं ना, नवाज शरीफ के साथ बैठे नहीं थे क्या? सो पब्लिक इवेंट्स में नोबडी केयर्स हु स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, एंड नोबडी मिसबिहेव्स और एनीथिंग। ऐसे ही रहता है सब। Okay. Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar getting merged with India geographically, or is it just financial integration? नहीं कुंदन कुमार जी, ये सारे कोई मुझे जितना समझ में आ रहा है, भूटान एंड पीओजे के इनको कुछ स्पेशल स्टेटस से ज्योग्राफी ज्वाइन होगी। बाकियों का तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस। Sir, in India after 2030, what percentage of IT sector employee will lay off? 50%, 80% due to AI. Software developers तो 100% है। अच्छा, सॉफ्टवेयर में 100, आई डोंट नो अबाउट, इतना नहीं, टेक्निकल नहीं पता। बट Salesforce में they stopped hiring this year developers because everything is done by AI bots अच्छा, for 2025. And मेरा prediction था 10 साल पहले, AI is going to first eat the software developers job. आप देख लो ना, ग्राफिक डिजाइनर्स जॉब तो चला गया, कानवा से चला गया। देयर इज नो मोर जॉब ग्राफिक डिजाइनर्स। इतना, वो लोग अच्छा बना सकते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग
Aparna Basera, what could be career options for an immigration lawyer in Canada in case they return to India? Immigration lawyer in Canada, in case they return to India. Maybe some you can begin with assisting some criminal lawyer first to understand what kind of cases happen here. Okay, then you can find out which section you could do better. है ना? In tier 2 cities, since 8 days, many vacancy opening in IT sector, will it affect by crisis? देखिए IT sector in India is different, IT sector in USA is different. IT sector in India will always grow क्योंकि उसका need है, कंप्यूटर से सबको चाहिए. So it's going to grow. It is very small scale right now. वो तो खाली वेस्टर्न क्लाइंट्स वाले की Best. डिफिकल्टी है, हाँ, बाकी कोई डिफिकल्टी नहीं है। no, भारत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़ा हाँ, मार्केट. पेमेंट उस लेवल का डॉलर वाला लेवल का नहीं होगा ना जो पहले हो रहा था। करेक्ट. और वो भी वो कॉस्ट फंक्शन है ना. आईटी इज नॉट द मेन बिजनेस, इट्स अ कॉस्ट फंक्शन. आप सोचते हो ना इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कम किया जाए, यू प्लान फॉर दैट. एग्जैक्टली लाइक दैट. और सीएफओ की नजर में तो आईटी डिपार्टमेंट सबसे पहले रहता है. यार रिमेंबर दैट. सर आफ्टर 20 व्हाट इज द स्कोप ऑफ हाउसिंग कमर्शियल वेरिफिकेशन ऑफिसर मॉर्गेज लोन इन बैंक इन इंडिया? उसको कोई दिक्कत नहीं है, हाउसिंग लोन्स और वो सब तो चलते रहता है। रहता है. काफी इंफ्रास्ट्रक्चर होना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल. यस. एक हमारे मेंबर का क्वेश्चन है विजीत कोरी जी का, जापानीज येन एंड यूएस मार्केट का क्या इंटर है? बहुत सारा इंटरेस्ट। अब प्लाजा अकॉर्ड से शुरू करो। वैसे अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है कि जापान की सिक्योरिटी हम क्यों देख रहे हैं। कौन डील साइन करके आया। It's too ये much. एलाइस ये एलाइस के पीछे पड़ चुके हैं कि रिलेशन कैसे खराब करने, बस कैसे भी कोई खर्चा चाहिए ही नहीं। सो नहीं, मतलब वो अगर हम देखते हैं ना कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है दुनिया का कि लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू शो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू. मतलब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है दुनिया का. यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखता ही नहीं है मुझे कहीं पे कुछ भी. नहीं आदित्य जी, इसमें ऐसा है कि अगर आपने जयशंकर जी को भी सुना हो, मैं तो पहले ही लिख दिया था कि अब ये कंट्री लेवल हो गया, अब ग्लोबल पावर लेवल है ही नहीं। जयशंकर जी ने भी अभी उनकी एक स्पीच थी उसमें यही बताया कि यूएस में भी सबको समझ आ रहा है कि नाउ इट्स नो मोर अ ग्लोबल पोलिसिंग काइंड ऑफ अ स्टेटस। तो वो तो साफ हो गया कि एक जो ग्रुप वाला एलिमेंट था वेस्टर्न कलेक्टिव वाला डोमिनेट करने का, वो तो खत्म है। ओके, इनका जो क्वेश्चन था येन के ऊपर, देखिए येन और डॉलर का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि एक ना सिर्फ ये इनका ट्रेजरी इन्होंने बड़ा चंक ये होल्ड करते हैं जापान, चाइना ऑल्सो होल्ड्स अ बिग परसेंटेज ऑफ यूएस ट्रेजरी। पिछले 3 साल में कम हुआ है होल्डिंग, बट जापान के साथ स्पेसिफिक इनका प्लाजा अकॉर्ड से पूरा रिलेशनशिप चल रहा है। जैसा फेडरल रिजर्व बोलेगा वैसी पॉलिसीज बैंक ऑफ जापान से आती है, मोस्टली इन्फ्लुएंस होके आती है। तो जब ये ट्रेजरी डंप होएगी तब भी जाके वो पूरा ग्लोबल क्राइसिस बिगिन होता है, स्पेशली यूरोपियन बैंक्स में इसका जब इम्पैक्ट आता है, स्पेशली येन के कैरी ट्रेड का और ये सब। तो आप थोड़ा उसको स्टडी भी कीजिए गूगल पे, तो आपको मिल भी जाएंगे रेफरेंसेस के कितना इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली येन अप्रिशिएट होने वाला है डॉलर की कंपैरिजन में। दैट द फैक्ट ऑफ द मैटर, एंड आउटकम इज दिस। ओके, अच्छा, ये जो एक बहुत एनआरआईज का भी क्वेश्चन रहता है कि वाई. अभी मैं कल किसी एक एनआरआई से बात कर रहा था, शायद वो देखे ना, वीडियो अगर देख रहे हो तो माफ कर दीजिए पहले से. काफी वो ऑप्टिमिस्टिक थे कि भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं. और आपने बोला ही अच्छे ही होंगे एक तरीके से देखा जाए तो. लेकिन ओवरऑल एक थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट रहेगा 100%, क्योंकि इनके ऊपर तो भगवान भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, बाकी को तो छोड़ दीजिए. ठीक है. देवताओं को भी मालूम नहीं क्या करने वाले हैं. ट्रस्ट और तो तभी करो, ट्रस्ट आप करोगे कहां से, वो सुबह से लेके शाम तक 3 बार स्टेटमेंट घुमा देते हैं, तो सामने वाला क्या ही ट्रस्ट करेगा। सो ट्रस्ट का ना, हम ट्रस्ट ढूंढ भी नहीं रहे। ढूंढ ऐसा भी नहीं नहीं. कि इंडिया इंडिया इज सीकिंग ट्रस्ट, ऐसा भी नहीं है। हमको कोई आपकी पड़ी हुई नहीं है कि भाई आपको रखना है रिलेशनशिप तो उतना भारत भी इंटरेस्टेड है। आपको नहीं रखना है तो हम हमारे एरिया में बहुत बड़े मजे में हैं। आपके जितने भी वेस्टर्न एलाइज हैं एक के बाद एक लाइंड अप है दिल्ली में मीटिंग के लिए, ठीक है।
तो हम कोई आपका इंतजार नहीं कर रहे कि कब आएंगे, ओहो कितना इंटरेस्ट है, बिकॉज हमें पता है कि 2030 बाद वाला वर्ल्ड हमारा ही है, हमको पूरा पता है, नेक्स्ट पूरी सेंचुरी हमारी है। तो वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड फॉर तुम्हारे जो ये डांसिंग है, डांसिंग अराउंड, क्योंकि कल को तुम कुछ भी एम्बेरसिंग स्टेटमेंट दे दोगे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, इलॉन मस्क कुछ भी ट्वीट कर देगा, तो वी अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ये जो डिप्लोमेसी है बहुत ही चीप और शॉर्ट टर्म है, और हम नहीं पढ़ते इसके अंदर। आपको एमईए का प्यून भी इस पर जवाब देता हुआ नहीं मिलेगा, ये लोग जो भी बोलते रहते हैं। तो पता ही है S-400 की जब थ्रेट दे रहे थे तो किसने जवाब दिया? किसी ने दिया ही नहीं जवाब। व्हाइट हाउस से थ्रेट गया, हर जगह से आया, ऑफिशियल थ्रेट आया कि S-400 नहीं लेने का है। वहां रशिया इज नाउ ऑफर्ड एंटायर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी S-400 का, कर लो तुम रोक के दिखाओ। सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तुम्हारे हिसाब और से नहीं चलता है दुनिया, उसको भूल जाओ। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट 18th सेंचुरी माइंडसेट कि तुम बताओगे और कोई कुछ उस हिसाब से चलेगा। ओके, सो फॉरगेट अबाउट इट। नहीं, इनको जब तक कोई हराता नहीं है ना तब तक ये बकवास करते रहते हैं। द पॉइंट इज दिस, वियतनाम ने एक बार हराया, वियतनाम इज देयर बेस्ट फ्रेंड नाउ, और वियतनाम इनको खड़ा भी नहीं करता है कहीं पर। नहीं, इनके, मैं बता रहा हूं, अमेरिकन सिटीजन ही इनके ठीक करेंगे इनको, और ये रोने वाले हैं। ठीक है, वी डोंट हैव ऑलरेडी टू, नोबडी हैज टू डू एनीथिंग। ये दिसंबर 2025 तक ऐसा क्राइसिस आएगा कि पब्लिक इनको पीटेगी पकड़ के। सो वी डोंट हैव टू डू मच। एक व्हाइट लोटस का है, एंडी चेकमैन सेज दैट फॉर 5000 years gold to silver used to be 1.16. Is it true? Please elaborate as to what will happen to silver. देखिए, इतना तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि गोल्ड के पीछे पीछे सिल्वर जो है ट्रेल होके बढ़ता ही है, दैट्स अ फैक्ट। ओके, अब सिल्वर का इंडस्ट्री यूजेज होता है ज्यादा, गोल्ड का ऑर्नामेंटिंग और उसमें ज्यादा यूजेज होता है, लेकिन सिल्वर का इंडस्ट्री यूजेज बहुत ज्यादा है। ओके, सो सिल्वर भी बढ़ेगा, उस पर कोई डाउट नहीं है। दोनों मेटल्स बढ़ने वाले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक मेरे को अभी नॉन इस पे क्वेश्चन भी कर, उस पे क्वेश्चंस पे लास्ट आता वन, है लास्ट लास्ट। वन कर। अगर हम फ्यूचर देखते हैं, इंडिया यूएस के वॉर का सिनेरियो अगर हम देखते हैं, जो वॉर जो दे आर इम्पोजिंग, कुछ करना चाहते हैं लोग, और मेरा ये मानना था, आई मे बी रॉन्ग, चाइना इज नॉट द टारगेट, क्योंकि चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। सो डू यू थिंक कि दे विल टारगेट इंडिया इन ए बिग वे इन सम नॉन, आपने एक बात तो सही बोली थी, बदतमीजी से बात करेंगे, एंड विच इज विजिबल नाउ, जिस तरह कॉमर्स सेक्रेटरी ने बात किया, और शायद बिहाइंड द सीन्स दे आर मोर रफ विद मोदी जी ऑल्सो, मुझे भी ऐसा भी लगता है। नहीं, आई डू अंडरस्टैंड आदित्य जी कि हाँ, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन मिनिस्ट्री, और गवर्नमेंट का जिस प्रकार का ऑपरेट करने का तरीका है, वो आर्म्स लेंथ बनाए हुए चलते हैं। बिकॉज इलॉन मस्क के ट्वीट पर से, अगर आप 2 साल का इलॉन मस्क का ट्वीट्स देख लो, तो वो वर्ल्ड के लीडर से जिस प्रकार से बात करता है एक्स के हैंडल पे, उस हिसाब से को दिखाई पड़ता है कि कितना बदतमीज है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट उतनी करीब होने की कोशिश करेगी कोई भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ, क्योंकि सबको पता है कि अभी अमेरिका ये सोचता है कि इतने क्राइसिस में हम जो भी बिहेव करें, डोंट जज अस। उनका ये स्टैंड है, हम कुछ भी करें तो आप चला लो, दैट इज द बिहेवियर। चाहे वो कनाडा के साथ हो, मैक्सिको के साथ हो, यूके के साथ हो, रशिया के साथ हो, चाइना के साथ हो, भारत के साथ हो, ये ऐसा अपने आप को डिस्काउंट दे चुके हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे आपको बुरा नहीं मानना है। ऐसे नहीं होता है डिप्लोमेसी। ये ना छोटे बच्चे जैसा तरीका है, वेरी चाइल्डिश। तो ऐसे नहीं होता है। सो आई थिंक एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस बना के इनसे खाली प्रोफेशनली नेगोशिएट हो सकता है जो भी करना है, और फिर एकदम फॉर्मल रख के निकल लेना है बस। देखो तो कोई भी छोटी कंट्रीज ने कुछ बोला इनको, ट्रंप ने कुछ भी बोला, कोई मिलने भी नहीं गया इनको, बिकॉज सबको पता है कि ये घूम जाएगा 2-3 दिनों में, गोल घूम लेगा, तो फिर तुम क्या करोगे? डील करके करोगे क्या तुम? ये घूम जाएगा 6 महीने में।
क्लॉडिया शेनबॉम ने बोला कि मैं संडे को जवाब दूंगी, और पता लगा संडे को नेटिव मैक्सिकन डांस कर रही थी जवाब। द फैक्ट इज आदित्य जी कि इनको कोई सीरियसनेस, इनको खुद का पाथवे नहीं पता है। जब जिसको वो खुद कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो नहीं पता हो, तो उसके साथ आप बैठ के क्या नेगोशिएट करोगे, मुझे बताओ, जब उसे ही नहीं पता कि उसने करना क्या है। ओके, तो पेन देने का है अमेरिकन सिटीजन्स को, तो कितना वो दे पाएंगे, मुझे ये बताओ। जब ये कुछ फाइनल करो तो आपको बाकी सारी कंट्रीज कुछ कोऑपरेट भी करे। जब आपको पता ही नहीं है कि आप इंप्लीमेंट कर भी पाओगे या नहीं जो बोल रहे हो, तो क्या नेगोशिएट करें। बस टेम्पररी खाली फॉर्मली जितना जरूरत पड़ता है उतना आप करके आ जाओगे। वो कुछ अनाउंस हो जाएगा थोड़े टाइम में कि टैरिफ में ये डिसाइड हुआ है, इतना हमें 0% मिलेगा, इतना इनको 0% मिलेगा, इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा, ये अनाउंस हो जाएगा। पर आगे तो उससे क्राइसिस तो नहीं रुकने वाला। डीग्लोबलाइजेशन तो तय है, टैरिफ का मतलब ही डीग्लोबलाइजेशन है। और जैसे ही भारत और अमेरिका की डील होती है, मतलब मल्टीलैटरल बॉडीज तो गई, फिर इंटरनेशनल ट्रेड की बॉडीज का फिर क्या रेलेवेंस बचा। जब भारत और यूएस का डील हो जाता है कुछ रेलेवेंस है ही नहीं। सो इंटरनेशनल ट्रेड तो गड़बड़ है अप्रैल के बाद पूरा। सो करेंसी पैरिटी होगा, करेंसी पैरिटी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, एफटीए। नहीं देखें, मुझे नहीं लगता करेंसी पैरिटी के अभी तो कुछ होने वाला है। ये क्राइसिस के बाद ही कुछ डिसाइड होगा। जैसे इजराइल डिजिटल शेकेल की बात कर रहा है, और यूरोप जो डिजिटल यूरो के सेकंड फेज की बात कर रहा है अक्टूबर 2025 तक, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी सीबीडीसी की ही दिखती है। और फिर उसको किसी की तरह गोल्ड से कुछ ना कुछ लिंक तो करना पड़ेगा। वही प्रेडिक्शन जो मैंने 10 साल पहले दिया था, डिजिटल करेंसी लिंक्ड विद गोल्ड। तो या पेमेंट में होगा, या गैप एडजस्टमेंट का गोल्ड का रोल होगा, या रेफरेंसिंग में गोल्ड का कुछ रोल होगा, कुछ ना कुछ रोल होगा। क्योंकि फिजिकल गोल्ड तो नहीं पास ऑन होने वाला है फॉर पेमेंट्स, राइट। कुछ ना कुछ गैप एडजस्टमेंट में हो सकता है, नेट ट्रेड में हो सकता है, बट रोल कुछ ना कुछ डिजिटल करेंसी में गोल्ड का होगा। दर्शकों, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, भारत क्षेत्र, और सत्तालॉजी को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और लिटरेचर फेस्टिवल इज ऑन अगस्त 23-24 इन सैन डिएगो। हमारा एवरी ईयर इट हैज इंक्रीज्ड, सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी इवन बिगर। एक्सपैंड योर पर्सपेक्टिव सैन डिएगो में है, उसको आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अंकित शाह जी फॉर कमिंग। जय हिंद, एंड जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम।